खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। देखिए, पहला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, हाल ही में विश्व आर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है। हमारे विकल्प जो दिए गए, पहला 5 अक्टूबर, दूसरा 10 अक्टूबर, तीसरा 11 अक्टूबर, चौथा 12 अक्टूबर। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों, ये विकल्प नंबर बी सही होगा। विश्व आर्थराइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया? तो 1996। कब से दोस्तों? 1996 ईस्वी से इसे मनाया जाना प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो जोड़ों में सूजन या जोड़ों में दर्द इसका मुख्य लक्षण है। अगर हम बात करें विश्व आर्थराइटिस दिवस की थीम क्या है 2022 की, तो इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन जो है ये 2022 की थीम है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं, जैसे अगर हम बात करें 5 अक्टूबर की, तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, साथ ही साथ राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 11 अक्टूबर के बारे में दोस्तों, तो आपको जरूर याद रखना है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस भी 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की जाए तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि सीरीज में पिछले माह के महत्वपूर्ण दिवसों से चर्चा चल रही है, हम लोगों ने मई माह तक के महत्वपूर्ण दिवसों का चर्चा कर रखा है। आज हम लोग जून और जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में देखने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग देखें। देखिए, पहला आपका दिया गया जून माह का, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, विश्व में भारत जो है ये दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 जून को। और कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया? 1974 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया। 2022 की थीम क्या है? ओनली ऑन अर्थ जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। अगर बात करें विश्व महासागर दिवस, ये 8 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 12 जून के बारे में, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और यह कौन सा संस्करण हाल ही में मनाया गया है? 8वां संस्करण। कहां मनाया गया है? मैसूर में। अगर मैसूर की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है दोस्तों। और इसकी थीम 2022 की क्या है? मानवता के लिए योग। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस की स्मृति में। अगर हम बात करें जुलाई माह की, तो चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगर 19 जुलाई की बात करें, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई की बात करें, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई की बात करें, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और यही आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। आइए इसी क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन होंगे? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, दूसरा दिया गया है न्यायमूर्ति वाई.बी. चंद्रचूड़, और तीसरा दिया गया है न्यायाधीश यू ललित, और चौथा दिया गया है रंजना देसाई। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों, विकल्प नंबर ए सही होगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे या किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी होंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें, हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि 49वां भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, तो वो किसे चुना गया है? यू ललित जी को चुना गया है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपको ध्यान रखना है, इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें यहां इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी के स्थान पे कौन नियुक्त किए गए हैं वर्तमान में? तो न्यायमूर्ति यू
ललित जी हैं, जिनका पूरा नाम उदय उमेश ललित जी हैं, और 49वें के स्थान पे हाल ही में घोषणा किया गया है 50वें के रूप में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया जाएगा। और इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? इनका कार्यकाल दोस्तों 9 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगा। अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश का पद वर्णित है, तो आप ध्यान रखें अनुच्छेद 124 का 2 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन है। अगर हम बात करें कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन थे, तो आपको याद रखना हीरा लाल कानिया जी भारत के पहले हीरा लाल कानिया जी ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। अगर हम बात करें कि अभी तक सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के पिताजी हैं वाई.बी. चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल अभी तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश किस भाग में है, तो भाग 5। कौन सा? भाग 5 में है, और अध्याय 5 में मुख्य न्यायाधीश के पद का वर्णन है। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाए जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है हाल ही में भारत के महान न्यायवादी का भी नियुक्ति किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है और किस अनुच्छेद में वर्णित है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है भारत के महान न्यायवादी का पद। साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा वकील या भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होते हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर राज्यों में देखा जाए तो महाधिवक्ता का पद होता है, और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 165 में वर्णित है। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अगले प्रश्न के माध्यम से देखें। हाल ही में चर्चा में रहा अपनी तरह का पहला वाटर एक्सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मतलब यहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में अपनी तरह का पहला वाटर एक्सपोर्ट सेंटर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यहां देखिए पहला दिया गया अनुराग ठाकुर, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा अमित शाह और चौथा नरेंद्र मोदी। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, अनुराग ठाकुर जी द्वारा अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर जी द्वारा किया गया है। और ये कौन से खेल मंत्री हैं? तो ये खेल और युवा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। कौन? तो अनुराग ठाकुर जी खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। साथ ही साथ यहां से आपको एक प्रश्न यह भी याद रखना है कि इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, तो बिलासपुर। कहां? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। अब यहीं से आपको जरूर याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर जी हैं, और राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथन जी यहां के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 ईस्वी में किया गया था। अगर हम बात करें कि 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है सिप कीला दर्रा, साथ ही साथ रोहतांग दर्रा का संबंध भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इन दोनों दर्रे का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। और रोहतांग दर्रे में ही अटल टनल का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई आपको जरूर याद रखना है 9.02 किलोमीटर है। और 2022 का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये अटल टनल को दिया गया है। अगर हम बात करें राजनाथ सिंह जी के बारे में, तो आपको जरूर याद रखना है भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। साथ ही साथ अमित शाह जी के बारे में बात करें तो गृह मंत्री के साथ साथ आपको याद रखना है भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। और अगर हम बात करें हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
अटल ब्रिज, अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह कहां पर किया गया? तो गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। और किस नदी पर? साबरमती नदी पर। और इसकी संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना पतंग, पतंग जैसी इसकी संरचना है। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और देखें। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से अनुराग ठाकुर जी को दिखाया गया है और इसका मेन उद्देश्य जो है ये खेल प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना या खेल प्रशिक्षण में तैराकी के माध्यम से तैराकी के क्षेत्र में खेल को और सुगम बनाना और प्रशिक्षुओं के द्वारा खिलाड़ियों को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका सह पार्टनर कौन कौन रहे हैं? तो आप देखिए यहां एनटीपीसी इसका सह पार्टनर रहा, साथ ही साथ साई, एनटीपीसी और साई के सहयोग से इस वाटर स्पोर्ट की स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको याद रखना है, आपको याद रखना है शिमला, और धर्मशाला जो है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जारी असमानता सूचकांक में भारत का नवीनतम स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? तो देखिए यहां असमानता सूचकांक की बात हो रही है, तो आपको जरूर याद रखना है यहां विकल्प जो हमारे दिए गए हैं 132वां, दूसरा 123वां, तीसरा 135वां, चौथा 136वां। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। भारत का स्थान असमानता सूचकांक में 123वां है। अब यह किस संस्था के द्वारा जारी होता है? तो ऑक्सफेम, ऑक्सफेम नामक संस्था के द्वारा जारी होता है और इसमें भारत का स्थान जो है 123वां है। अब सूचकांक के आधार पर बहुत सारे प्रश्न सूचकांक से पूछे जाते हैं और हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुए हैं अगर उनको हम रिकॉल कर लें तो हमारे लिए यह सुविधाजनक होगा। तो आइए इसी क्रम में हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांकों का रिवीजन करते हैं। देखिए पहला दिया गया है ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 122वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 37वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 136 है। सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 120 है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। अगर वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 46 है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 83 है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 85 है। ये महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में बिहार के सिताबदरिया सारण जिले के में अमित शाह जी द्वारा किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? मतलब यहां पूछा जा रहा है बिहार के सिताबदरिया सारण जिला में है स्थित है, तो अमित शाह जी द्वारा किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो देखिए पहला दिया गया है जयप्रकाश नारायण, दूसरा बी.आर. अंबेडकर, तीसरा रामानुजाचार्य और चौथा दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ये सही होगा जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के उपलक्ष्य में। इनका जयंती 11 अक्टूबर को आयोजित होता है और 11 अक्टूबर को ही गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यहां पर इनकी 15 फीट की मूर्ति, 15 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण जी से तो आपको याद रखना है कि इनकी जयंती कब होती है? तो 11 अक्टूबर को होता है और इसी दौरान अमित शाह जी के द्वारा 15 फीट की मूर्ति का अनावरण किया जाता है। साथ ही साथ इन्हें उलोक नायक उपनाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें यहां से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि 2014 में 11 अक्टूबर को या जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2014 में और 11 अक्टूबर को किया गया था, जो कि आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी की जयंती होती है। अगर हम बात करें बी.आर. अंबेडकर जी से तो आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। महाराष्ट्र के लातूर में हाल ही में नॉलेज स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई। किससे संबंधित है? तो
तो BR अंबेडकर जी से संबंधित है। अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की, तो इसकी स्थापना कहां किया गया है? हैदराबाद, हैदराबाद में किया गया है। आपको याद रखना है तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और यहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई है और इसका संबंध किससे है? संत रामानुजाचार्य से है। जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करें तो ये गुजरात राज्य के सरदार सरोवर डैम पर स्थापना किया गया और इसका संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर आपको दिखाई देंगे अमित शाह जी, इन्हीं के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे वाडा के नाम से जाना जाता है, के द्वारा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यहां देखिए पहला दिया गया दोहा, दूसरा रोम, तीसरा नई दिल्ली, चौथा जर्मनी। यहां सबसे पहला जो हमारा सही आंसर जो होगा ये विकल्प नंबर सी सही होगा, नई दिल्ली में होगा। और ये कौन से क्रम का संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है। सबसे पहला संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? 2015 में दोहा में किया गया था। कहां किया गया था? 2015 में दोहा में। और 2018 में इसका रोम में इसका संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। और पहली बार या तीसरा जो संगोष्ठी का आयोजन है यह कहां किया जा रहा है? भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब वाडा से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आप जाने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां है? मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर हम बात करें इसी तरह से भारत में नाडा संस्था है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना 2005 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय मुंबई, इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में स्थित है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुनील सेठी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब बात हो रही है संगोष्ठी की, तो जर्मनी में आपको याद रखना है G7 देशों की बैठक कहां बुलाई गई 2022 की? तो G7 देशों की बैठक जो है ये जर्मनी में बुलाई गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या G7 देशों का सदस्य देश भारत है? तो आपका यहां आंसर जो होना चाहिए या आंसर नहीं होना चाहिए कि भारत G7 देशों के सदस्य समूह के रूप में नहीं है। अगर बात करें ब्रिक्स देशों का 13वां बैठक कहां बुलाया गया था? तो ब्रिक्स देशों का 13वां बैठक भारत में, 14वां की बात करें तो चीन में। और 2021 में भारत 13वां बैठक का आयोजन किया गया था और 14वां 2022 में चीन में किया गया है और 15वां भी आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको SCO की बैठक कहां बुलाई गई थी? तो उज्बेकिस्तान के, आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की बैठक बुलाई गई थी 2022 की, जबकि समरकंद में बुलाई गई थी। और जबकि SCO की 2023 की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत के द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो देखिए पहला दिया गया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी, चौथा IISc बेंगलुरु। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर ए सही होगा। आपको ध्यान रखना है यह टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट है जिसमें पहले स्थान पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है और यह कहां का है? यह ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है, आपको याद रखना है। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी जो थी इनका निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? एलिजाबेथ द्वितीय था और ब्रिटेन के नए किंग के रूप में नियुक्त किया गया है
तो किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में घोषित किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं, तो उनका नाम क्या है? लीज ट्रेस। कौन है? लीज ट्रेस जो हैं ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं और महिला के रूप में एक कौन सी क्रम की हैं? तीसरी हैं। जबकि आपको यही ध्यान रखना है भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन जो हैं ये गृह सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं, आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें पहले स्थान पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है जो कि ब्रिटेन का है, तो दूसरे स्थान पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि यूएसए का है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आपको देखना है, क्या इस सूची में भारत के भी कोई विश्वविद्यालय हैं? तो आपको ध्यान रखना है 251 से 300 के मध्य में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो कि कौन सा है? IISc बेंगलुरु है और यही 251 से 300 के मध्य में है। इसका अर्थ यह हुआ कि 200 मतलब 1 से लेकर 250 रैंक तक में भारत के किसी विश्वविद्यालय का सूची में नाम नहीं है। आप पुनः इसको रिकॉल कर ले, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का शीर्ष स्थान का विश्वविद्यालय का रूप में किसे चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड को चुना गया है जो कि ब्रिटेन का है। दूसरे स्थान पे कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि यूएसए की है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो अंडर 2050 के अंदर कोई भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो IISc बेंगलुरु जो है ये पहले स्थान पर है भारत के परिप्रेक्ष्य में। यहां देखिए आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसका पिक्चर दिखाए जाने की कोशिश की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? यहां पूछा जा रहा है जो हाल ही में 36वां राष्ट्रीय खेल का समापन हुआ है तो इसमें पहले स्थान पर पदक तालिका में कौन रहा? तो विकल्प हमारे दिए गए, पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा केरल, चौथा सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। यहां जो हमारा सही जो होगा ये विकल्प नंबर डी सही होगा और सर्विसेज स्पोर्ट जो है ये पहले स्थान पे रहा और दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा और तीसरे स्थान पे हरियाणा रहा। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में पहला स्थान कौन रहा? तो महाराष्ट्र के रूप में रहा। अब 36वें खेल के बारे में बात की जाए तो 36वें खेल का आयोजन कहां किया गया था? तो गुजरात राज्य में किया गया। कहां किया गया? गुजरात राज्य में किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसका शुभंकर क्या था? तो सावज जो है इसका शुभंकर था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ की मित्रों तो 1924 ईस्वी में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होता है जो कि भारतीय ओलंपिक के नाम से लाहौर में खेला जाता है। लेकिन 1940 में इसका नाम राष्ट्रीय खेल के रूप में परिवर्तित करके किया गया, आपको ध्यान रखना है। और 36वां का आयोजन कहां किया गया? गुजरात के 6 शहरों में किया गया जिसका शुभंकर सावज रहा। और हाल ही में हम लोगों ने 37वां राष्ट्रीय खेल के बारे में भी पढ़ रखा है। तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। अगर हम बात करें यहां कि खेल में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में कौन रही? तो हसिका रामचंद्रन जो हैं ये महिला खिलाड़ी के रूप में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रही। और अगर हम बात करें यहां पर पुरुष वर्ग में तो आपको ध्यान रखना है साजन जो हैं ये तैराक हैं और ये पहले पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में रहे। अब यहां बात हो रही खेलों से संबंधित तो आपको जरूर याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन
ओपन 2022, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। और ये किस देश से हैं? स्पेन से संबंधित हैं। अगर महिला की बात करें तो एस्ले बार्टी जो हैं, ये महिला वर्ग में इन्होंने एक खिताब जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की तो पुनः राफेल नडाल ने जीता है और महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक ने जीता है। ईगा स्विएटेक कहां से संबंधित हैं? पोलैंड से संबंधित हैं। अगर बात करें विंबलडन की 2022 की तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया से संबंधित हैं। और महिला वर्ग में पहली कजाक महिला या पहली एशियाई महिला एरिना रिबाकिना ने जीता है। और हाल ही में संपन्न हुआ है यूएस ओपन टेनिस का खिताब। ये पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो सबसे कम उम्र में कार्लोस अल्काराज ने जीता है जो कि स्पेन से संबंधित हैं। और महिला वर्ग की बात कर लें तो यहां पर पुनः ईगा स्विएटेक ने यह खिताब जीता है जो कि पोलैंड से संबंधित हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किस भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? अब यहां देखिए बात हो रही है किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में कई बार आपको प्रश्नों के माध्यम से बताया गया है कि शिंजो आबे जी का हाल ही में गोलियों से मारकर हत्या कर दिया गया था। अब ये नहीं रहे तो इसी क्रम में इनकी अनुपस्थिति में यह पुरस्कार इनकी पत्नी जो हैं ये इनको दिया गया है। तो आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये चर्चा में भी है, तो आपको जरूर याद रखना है कि किस सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो आप ध्यान रखिए, पहला देखिए यहां भारत रत्न 2021, दूसरा पद्म भूषण 2021, तीसरा पद्म विभूषण 2022, चौथा पद्म विभूषण 2021। यहां जो सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर डी सही होगा। शिंजो आबे की धर्मपत्नी को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। और 2022 में शिंजो आबे को नेताजी 2022 का नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें शिंजो आबे से तो ये सबसे अधिक कार्यकाल वाले जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? तो शिंजो आबे जी थे। अब जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जो है मित्रों ये जापान की राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है शिंजो आबे से संबंधित क्वाड देशों की संकल्पना किसकी पहल है? तो शिंजो आबे जी की 2007 में स्थापित की गई संस्था है। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो आपको याद रखना है भारत है, साथ ही साथ जापान है, आपको याद रखना है यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देशों के समूह को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आपको याद रखना है I2U2 इसमें कौन कौन से देश हैं? तो आप याद रखना है इंडिया है इसमें, साथ ही साथ इजराइल है और यहां U2 यहां USA है और साथ ही साथ दूसरा जो है UAE। इन 4 देशों के समूह को I2U2 के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर ध्यान रखना है। अब बात हो रही थी पद्म भूषण ये सम्मानों की, तो आप 2022 के पद्म विभूषण सम्मानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी याद रखें कि टोटल कितने लोगों को दिया गया है 2022 का? 128 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें वो 4 लोग कौन कौन से हैं? तो जनरल बिपिन रावत जी हैं। साथ ही साथ दूसरे स्थान पे बात करें तो कल्याण सिंह जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। और राधे श्याम खेमका हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और चौथे के रूप में आपको याद रखना है प्रभा आंत्रे हैं, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है। तो 4 पद्म विभूषण हो गया और 17 लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है और 107 लोगों को
पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है टोटल 128 लोगों को। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए शिंजो आबे जी का और उनकी जो धर्मपत्नी है उनका पिक्चर दिखाया गया है और हाल ही में इनका गोलियों से मारकर इनकी हत्या कर दी गई है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में लास्ट सेशन के प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा कुआकू फर्स्ट उपग्रह का संबंध किस देश से संबंधित है? यहां देखिए पहला दिया गया जापान, दूसरा यूएई, तीसरा ईरान, चौथा चीन। यहां जो हमारा सही होगा कुआकू फर्स्ट जो है इसका संबंध चीन से है, ऑप्शन नंबर डी से। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग जो है दोस्तों ये चीन की राजधानी है। अगर यहां सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो संघाई यहां की सांस्कृतिक राजधानी है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पीली नदी या हुआंगहो नदी को चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कुआकू फर्स्ट ये किससे संबंधित है? तो सूर्य के रहस्यों को समझने के लिए चीन के द्वारा यह प्रयोग किया गया था और इसका नाम कुआकू फर्स्ट है। और हाल ही में आपको ध्यान रखना है तियानवेन फर्स्ट भी चर्चा में रहा है। यह कहां से संबंधित है? तो यह भी चीन से संबंधित है। अगर हम बात करें यूएई की तो आपको याद रखना है होप मिशन का संबंध किस देश से है? तो यह मंगल मिशन है और यह यूएई से संबंधित है। अगर ईरान की बात करें तो नूर उपग्रह का संबंध किस देश से है? तो ईरान से है। जबकि याद रखना है दोस्तों नूरी उपग्रह का संबंध किससे है? तो दक्षिण कोरिया। नूरी उपग्रह का संबंध दक्षिण कोरिया से है। अगर हम बात करें जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो जाक्सा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जाक्सा है। और अगर हम रूस की बात करें अंतरिक्ष एजेंसी का नाम तो रासकासमास है। रूस ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी से अलग होने की घोषणा की है और चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्वतः का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। साथ ही साथ चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण मिशन है आर्टेमिस मिशन का संबंध किस देश से है? तो ये नासा का मिशन है। साथ ही साथ निसार के बारे में याद रखना है। निसार किसका मिशन है? तो नासा और इसरो का संयुक्त रूप से मिशन का नाम क्या है? निसार है, आपको याद रखना है। हाल ही में MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन जिसका सफल परीक्षण PSLV-C25 के द्वारा 2013 में भारत के द्वारा किया गया था, इसके निष्क्रिय होने या समाप्त होने की सूचना किसके द्वारा दी गई है? इसरो के द्वारा दी गई है। आपको यही याद रखना है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? तो सोमनाथ जी इसके प्रमुख हैं। जबकि DRDO के प्रमुख कौन हैं? तो डॉक्टर समीर कामत जी DRDO के प्रमुख हैं। यहां देखिए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कुआकू फर्स्ट का पिक्चर दिखाया गया है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी राशिद को याद रखें कि राशिद कहां का उपग्रह है? तो आपको याद रखना है राशिद भी यूएई का उपग्रह है जो कि ये चीन के सहयोग से प्रक्षेपित किए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त होती है और अंत में आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द के साथ डूब कर मेहनत करो और अपने आज पर कल जब उभरोगे सबसे अलग ही दिखोगे। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना जितनी भी एनर्जी है उसका 100% उपयोग करिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।